वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन तीन चीज़ों को यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं वाया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। सारी चीज़ें कवर अप कर रहे हैं, उसमें जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में उन सबको कवर अप किया जा रहा है। सो अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो आई सजेस्ट यू कि ज़रूर देखिए। इकोनॉमी वाली वीडियोज़ की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसा आप देखते भी होगे एग्जामिनेशन में जब आप जाते होगे तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो इकोनॉमी वाले सेक्शन को छोड़कर ही जाते हैं, खाली करंट अफेयर पढ़ते हैं और उसी के बेस पर जाते हैं एग्जामिनेशन देने। और जब वहाँ पर आप एग्जामिनेशन में देखोगे तो स्टैटिक इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें लगभग मुझे लगता है कि मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं या फिर इनकरेक्ट करते हैं। रीज़न बीइंग कि आपने प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए, जो पर्टिकुलर टॉपिक्स थे, उनको आपने कवर अप नहीं किया था। सो यहाँ पर हमारी कोशिश यही है कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर अप करते हुए चलें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति 1991 की कई बिंदुओं पर आलोचना की गई थी, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं था। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1991 की, उसके क्रिटिसिज्म की यहाँ पर बात हो रही है। सो कौन सा ऐसा फैक्टर था जो कि एक मतलब क्रिटिसिज्म का बिंदु नहीं था, उसका पॉइंट नहीं था, वो था आपका कृषि क्षेत्र की उपेक्षा। ये एक उसका पॉइंट नहीं था जिसके बेस पर इसकी क्रिटिसिज्म किया गया था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। जबकि अनियमित औद्योगिकी विकास, ये एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट था, इस पर क्रिटिसाइज करा गया था, आलोचना की गई थी औद्योगिक नीति 1991 की। इसी तरीके से विदेशी स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा से खतरा और विदेशी निवेश में गलत विश्वास, ये सारे पॉइंट थे जिन पर इसको क्रिटिसाइज किया गया था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। अब ये व्हाइट गुड्स में शामिल क्या होता है? क्या ये स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन हैं? क्या ये दूध और दूध से बने उत्पाद हैं? क्या ये विशिष्ट खपत के लिए खरीदी गई वस्तुएं हैं या फिर ये साबुन, डिटर्जेंट और अन्य बड़े पैमाने पर उपयोग? पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। के समान है। सो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो आंसर तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बट यहाँ पर जानना ये बेहद ज़रूरी है कि एग्जैक्टली ये वाइट गुड्स होते क्या हैं, क्योंकि अगर आपको वाइट गुड्स नहीं पता है तो नेक्स्ट जब एग्जामिनेशन होगा और अगर उसमें आपसे पूछा जाता है वाइट गुड के बारे में तो आप समझ ही नहीं पाएंगे यार एग्जैक्टली क्या होता है। अगर विशिष्ट खपत की बात हमने यहाँ पर कर दी तो विशिष्ट खपत में आप क्या समझेंगे? ठीक है, आंसर तो हमारा ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब हम वाइट गुड्स की बात कर रहे हैं तब हम बात किसी कर रहे हैं ऐसे अप्लाइंसेस की जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन हो गया या फिर एसी हो गए या फिर रेफ्रिजरेटर हो गए। तो ज़्यादातर ये जो आपके सामान हैं, ठीक है, ये मतलब ज़्यादातर ये वाइट कलर में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर आप एसी देखोगे तो वाइट देखोगे, वॉशिंग मशीन भी वाइट आती हैं, रेफ्रिजरेटर मतलब वैसे तो कलरफुल बहुत सारे आते हैं लेकिन जो सबसे फेवरेबल कलर होता है वो वाइट ही रखा जाता है। सो यही होते हैं आपके वाइट गुड्स, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न में बदलाव
भारी उद्योगों पर कम जोर और बुनियादी ढांचे पर अधिक जोर, यानी कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया गया। तो वो कौन सा 5 ईयर प्लान था? सो अगर हम बात करें 8th 5 ईयर प्लान की, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की, तो वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ एक पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज़, ये कब से कब तक चली? तो 1992 से 97 तक, 1992 से 97 तक ये आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड रहा था। और इस पंचवर्षीय योजना में प्रमोट किया गया था इंडस्ट्रीज़ के मॉडर्नाइजेशन को, कि उनको जो है जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मॉडर्नाइज करना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंडिया ने ज्वाइन करा 1 जनवरी 1995 को, और ये वही टाइम था जो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड चल रहा था। तो ये वाला पॉइंट इसके बारे में ज़रूर याद रखना है। और यहाँ पर जो था एक चीज़ और करी गई थी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज करा गया था, मतलब जोर दिया गया था पंचायतों और नगर पालिकाओं के डिसेंट्रलाइजेशन को, उनके विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके अलावा अगर इसके गोल की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी उसको कंट्रोल करना, ये एक इसकी प्रायोरिटी थी। इसके अलावा जो गरीबी है, गरीबी को घटाना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बुनियादी ढांचा था, उसको मजबूत करना, उसका विकास करना, टूरिज्म को मैनेज करना और ह्यूमन रिसोर्स पर फोकस करना। ठीक है, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट गोल्स थे जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में वर्तमान में भारत में वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो भैया ये है आपका मुंबई। अब मुंबई ही क्यों ऐसा है कि भैया इसको बनाया गया, आपका जो कॉटन टेक्सटाइल है उसका हब बनाया गया, फिर वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में ये पूरा मतलब उभर कर सामने आया? तो एक तो पोर्ट है वहाँ पर। पोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? इंपोर्ट करना है मशीनरी को, ठीक है, तो वो फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है। पोर्ट है तो ईजिली इंपोर्ट हो सकती है चीज़ें, और जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की बात करें तो वो वहाँ पर ईजिली अवेलेबल है, क्योंकि यूरोपियन फर्म्स जो हैं वो ईजिली वहाँ पर आई और उन्होंने वहाँ पर टेक्निकल जो विशेषज्ञता थी वो प्रोवाइड की। वहाँ पर जो पारसी हैं, जो पारसी व्यापारी हैं, पैसा बहुत है उनके पास। ठीक है, और उन्होंने मतलब जो पैसा कमाया है वो कॉटन, और जो मतलब कॉटन का जो पूरा बिजनेस करा चाइना के साथ में, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करा, ठीक है, यूएस में, तो उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पारसियों ने पैसा कमाया है। इसके अलावा जो लेबर है, जो मजदूर वर्ग है, वो आसानी से मिल जाता है, सस्ते में मिल जाता है। रेलवेज बहुत डेवलप्ड है वहाँ का, ठीक है, और मतलब अनस्किल्ड लेबर तो मैंने बताया ही आपको कि ये बहुत चीप है, यानी कि सस्ते में आपको मजदूर मिल जाएंगे, और क्लाइमेटिक एडवांटेजेस तो हैं ही हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो पहले स्टेटमेंट की बात करें। पहले स्टेटमेंट में यहाँ पर कहा गया है कि IPCL भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए वो क्या है कि भैया अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लार्जेस्ट रिफाइनरी है दुनिया की। ठीक है, और जिसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 32 MTPA। ठीक है, यानी कि जो एनुअली क्रूड ऑयल जो है उसको रिफाइन करने की कैपेसिटी 32 MTPA है। ठीक है, अब ये कहाँ पर है? मतलब इंडिया में लोकेटेड है, तो आपको समझ में आ ही गया। अगर हम कंपनीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये नंबर 1 पर है पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में। इसके बाद हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये मतलब टॉप पेट्रोकेमिकल कंपनीज हैं इंडिया की। सो यहाँ पर बात किसकी करी गई है? IPCL की, जो कि गलत है। तो यही हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके अलावा RIL भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक बात है। MTNL और NYSE ये इसमें सूचीबद्ध है, सही बात है। BSNL भारत का पहला दूरसंचार सेवा संगठन है जिसने एक समय में राष्ट्रव्यापी सेलुलर सेवा शुरू की थी, ये भी यहाँ पर सही है। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि इनका। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि एक कंपनी लाभांश घोषित करती है, जारी पूंजी, अधिकृत पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल या फिर कुल नियोजित पूंजी? तो सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक कंपनी की बैलेंस शीट
यह संभव है कंपनी की लाभप्रदता की सीमा का निर्धारण करना इसके थ्रू, या फिर कंपनी की लाभप्रदता और आकार का आकलन करना, या फिर कंपनी की संपत्तियों और देनदारियों के आकार और संरचना का निर्धारण करना। तो सही आंसर बैलेंस शीट के बारे में यही है कि बैलेंस शीट जो है इससे कंपनी की संपत्तियां, कंपनी की देनदारियां कितनी बड़ी हैं, कितना उसको देनदारी है उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, उसकी संरचना इसका निर्धारण करती है एक बैलेंस शीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा माल का समूह FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल नहीं है। ऑटोमोबाइल है, कार और मोटरसाइकिल, प्रसाधन सामग्री, शैम्पू और साबुन, डेयरी उत्पाद, दूध और पनीर, बेकरी उत्पाद, बिस्कुट और ब्रेड। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन FMCG। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इज नॉट इंक्लूडेड इन FMCG सेक्टर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि निजीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे व्यापक और पूर्ण है। क्या ये सार्वजनिक क्षेत्र में निजी पूंजी का परिचय, या फिर सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन को निजी क्षेत्र में अनुबंधित करना, या फिर श्रमिकों को स्वामित्व और प्रबंधन स्थानांतरित करना, या फिर स्वामित्व और प्रबंधन को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना। यहाँ पर निजीकरण की बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि चाहे स्वामित्व की बात करें, ओनरशिप की, या फिर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो इसको निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना यानी कि शिफ्ट करना, ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, जो कि व्यापक भी है और पूर्ण भी है। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आगे के क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।